बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्ल्स, आज हम लेक्चर नंबर 11 कर रहे हैं, जिसमें हम अपने आखिरी 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे पहले टॉपिक का क्या नाम है? चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। अच्छा, अब वीडियो प्ले करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊं, कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ताकि जब आप वीडियो देखें तो आपको थोड़े अच्छे से समझ आ जाए। होता क्या है कि जब भी हम एक कैपेसिटर को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसके ऊपर चार्ज डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ये हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी। अब ये जो चार्ज डिपॉजिट होता है, ये कब तक होता रहता है? जब तक कि कैपेसिटर के ऊपर वही पोटेंशियल ना आ जाए जो बैटरी का पोटेंशियल है। ठीक है, ये बात हम कर चुके हैं पहले। क्या है कि जब तक चार्ज डिपॉजिट होता रहेगा, जब तक कि कैपेसिटर का पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल के बराबर ना हो जाए। ठीक है, अब इसका दूसरे अल्फाज में मतलब ये हुआ कि चार्ज एकदम से जाके डिपॉजिट नहीं हो जाता, बल्कि क्या होता है कि पहले कैपेसिटर का पोटेंशियल 0 होता है। ठीक है, जैसे जैसे बैटरी चार्ज डिपॉजिट करवाती है प्लेट्स पर, वैसे वैसे उसका पोटेंशियल बढ़ता जाता है। ठीक है, इनिशियली कैपेसिटर का वोल्टेज भी 0 है और चार्ज भी 0 है। जैसे जैसे चार्ज डिपॉजिट होता जाता है, कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ जाता है। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आता है कि कैपेसिटर की प्लेट्स पर मैक्सिमम चार्ज डिपॉजिट हो जाता है, जिस वक्त उसका पोटेंशियल V के बराबर हो जाता है। V यानी कि बैटरी का वोल्टेज। तो अगर हम इनिशियल और फाइनल कंडीशंस की बात करें तो इनिशियली कैपेसिटर का वोल्टेज 0 है, कैपेसिटर का चार्ज 0 है। फाइनली कैपेसिटर का वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज के बराबर है और कैपेसिटर का चार्ज जो है वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर चुका है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपने जहन में रखने हैं। तो ये काम आहिस्ता आहिस्ता होता है, एकदम से सारा चार्ज डिपॉजिट नहीं हो जाता उसके ऊपर जाके, बल्कि ग्रेजुअली होता है, ये काम आहिस्ता आहिस्ता होता है। ठीक है, तो इस चार्जिंग के प्रोसेस में कुछ टाइम लगता है, कैपेसिटर की चार्जिंग के प्रोसेस में कुछ टाइम लगता है। ठीक है, दूसरी बात ये कि अब हमने एक कैपेसिटर को चार्ज कर लिया है। अब उस चार्ज हुए हुए कैपेसिटर को जब हम अपने किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ लगाते हैं, किसी सर्किट के साथ लगाते हैं जिसके अंदर हमने चार्ज यूज करना है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो जो चार्ज डिपॉजिट हुआ हुआ है वो आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूम होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता डिपॉजिट हुआ था, उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, कंज्यूम होता है। एकदम से सारा चार्ज खत्म नहीं होता, बल्कि क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता होता है, ग्रेजुअली ये काम होता है। ठीक है, तो अगर हम डिस्चार्जिंग की बात करें तो डिस्चार्जिंग में इनिशियली वोल्टेज कैपेसिटर का क्या है, बैटरी के वोल्टेज के बराबर है। ठीक है, उसकी कोई स्पेसिफिक अमाउंट होगी और चार्ज जो है वो मैक्सिमम है। लेकिन जब फाइनल कंडीशन की बात करें, जब चार्ज आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूम हो रहा है, तो फाइनली सारा चार्ज जो है वो कंज्यूम होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब चार्ज 0 हो गए हैं दोनों प्लेट्स पर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी नहीं होगी और वोल्टेज भी 0 हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपने जहन में रखनी है। अब मैं वीडियो प्ले करती हूँ और फिर साथ साथ जो है वो हम एक्सप्लेनेशन लेते जाएंगे। Now we will discuss charging and discharging of a capacitor. हमें पता है कि कैपेसिटर क्या है, एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। और जब हम किसी कैपेसिटर को बैटरी के साथ अटैच करते हैं तो चार्ज उसके ऊपर ग्रेजुअली क्या होना शुरू हो जाता है, स्टोर होना शुरू हो जाता है। कैपेसिटर की चार्जिंग जो है वो डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस के ऊपर और जिस सोर्स के साथ अटैच किया गया है, जिस बैटरी के साथ अटैच किया गया है, उसके पोटेंशियल के ऊपर। जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू इज प्रोपोर्शनल टू दी वी, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। लेकिन रियल सर्किट के अंदर जो कैपेसिटर है वो इंडिविजुअली नहीं लगा होता, ये रेजिस्टेंस के साथ कॉम्बिनेशन में लगा होता है। तो चार्जिंग प्रोसेस जो है कैपेसिटर का, जस्ट रियल सर्किट्स के अंदर कैपेसिटर जो है वो इंडिविजुअली अटैच नहीं होता, ये नॉर्मली रेजिस्टेंस के साथ कॉम्बिनेशन में लगा होता है। तो जो चार्जिंग जी, तो ये बात भी आप नोट कर लें
कि कैपेसिटर की अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हम एक बैटरी अटैच करते हैं, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि कैपेसिटर को कभी भी बैटरी के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं करते। उसको चार्ज करने के लिए कोई ना कोई रेजिस्टेंस हमें अटैच करनी पड़ती है, ठीक है, बैटरी के साथ रेजिस्टेंस, और उस रेजिस्टेंस के साथ जो है वो कैपेसिटर होता है। तो वो रेजिस्टेंस जो है उसके थ्रू हम चार्जिंग करवाते हैं कैपेसिटर की, ठीक है। और नॉर्मली ये दोनों जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाए जाते हैं, दोनों नहीं, सॉरी, तीनों। की वैल्यू है, चार्जिंग टाइम ऑफ ए कैपेसिटर जो है वो डिपेंड करता है आर और सी दोनों की वैल्यूज के ऊपर, इंस्टेड ऑफ जस्ट कैपेसिटर और जो सोर्स अटैच किया गया है उसकी पोटेंशियल के ऊपर। तो जी, तो मैंने अभी शुरू में आपको बताया कि कोई टाइम लगेगा चार्ज होने में, इसी तरह कोई टाइम लगेगा डिस्चार्ज होने में, ठीक है। तो अब ये जो टाइम लगता है वो किस किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि कैपेसिटर किस कैपेसिटेंस का है, दूसरा कि आपने रेजिस्टेंस क्या लगाई हुई है, ठीक है, और सोर्स वोल्टेज पर भी डिपेंड करता है। बट मेन फैक्टर्स जो हैं, जो टाइम बेसिकली डिसाइड करते हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए, वो ये दोनों फैक्टर्स हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। इसे डिस्कस करने के लिए हम सर्किट कंसीडर करते हैं जिसके अंदर कैपेसिटर और रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज के अंदर अटैच है। मैं कह देता हूँ C इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर एंड R इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस व्हिच इज मेजर्ड इन ओहम एंड आर कनेक्टेड अक्रॉस द पोटेंशियल whose potential difference is V0। यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है जिसे हम दो टर्मिनल्स 1 और 2 के साथ अटैच कर देते हैं। इनिशियली मैं इस स्विच को 1 पॉइंट के साथ अटैच करता हूँ तो कैपेसिटर और रेजिस्टेंस जो है जो सीरीज में अटैच है वो बैटरी के क्रॉस आ जाते अच्छा, ये हमारे पास एक सर्किट के अंदर ही उसने दो सर्किट बना दिए हुए हैं। अगर आप नोट करें तो जब इस स्विच के साथ हमने इसको कनेक्ट किया है तो क्या है, इस सर्किट के अंदर देखें, कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है और बैटरी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये सर्किट हमारा कौन सा वाला सर्किट है जिसके थ्रू हम कैपेसिटर की चार्जिंग करवाते हैं, ठीक है। हैं जिसके पोटेंशियल की वैल्यू V नॉट है। तो जो टर्मिनल पॉजिटिव बैटरी के साथ कनेक्टेड होगा टर्मिनल के साथ, इट विल गेट पॉजिटिवली चार्ज एंड द टर्मिनल विच इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी विल गेट नेगेटिवली चार्ज। और इसमें करंट की डायरेक्शन जो होगी वो क्लॉकवाइज बनेगी फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव। अब इस सर्किट में जैसे मैंने प्रीवियसली कहा कि चार्जिंग प्रोसेस जो है वो आर और सी दोनों की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो अगर आर और सी की वैल्यू लार्ज होंगी तो कैपेसिटर जो है वो रिलेटिवली लार्जर टाइम में चार्ज होगा, और अगर आर और सी की वैल्यू का प्रोडक्ट जो है अगर स्मॉल होगा तो कैपेसिटर रिलेटिवली शॉर्टर टाइम में स्टोर होगा। तो हम इसे डिस्क्राइब करने के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं बिटवीन चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर एंड टाइम। तो ये ब्लू। अच्छा गर्ल्स, अब ये चार्जिंग का प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हो रहा है, और आगे इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपको कुछ बातें हैं जो बताना चाहती हूँ। हमने कहा कि चार्ज जो है वो ग्रेजुअली डिपॉजिट होता है कैपेसिटर के ऊपर, ठीक है। अब ये जो ग्रेजुअली डिपॉजिट होता है उसमें क्या होता है कि थोड़ी देर तक, थोड़े टाइम तक ये जो चार्जिंग का प्रोसेस है ये लीनियर रहता है, यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे चार्ज बढ़ता है। लेकिन फिर ये लीनियरिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। यानी कि जो चार्ज की अमाउंट डिपॉजिट हो रही होती है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती जाती है, लीनियर बिहेवियर से हटती जाती है, प्रोपोर्शनल रिलेशन खत्म होता जाता है, ठीक है। तो अगर आप ये ग्राफ देखें जो ड्रॉ हुआ है, तो थोड़ी देर तक ये चार्जिंग जो है वो लीनियर चल रही है, ठीक है, यहाँ तक फॉर एग्जाम्पल। फिर जैसे ही मजीद टाइम बढ़ा, अब ये लीनियरिटी खत्म होकर थोड़ा सा कर्व आ रहा है। आते 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 ये चार्ज की अमाउंट जो है जब वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो जाती है तो ये कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। इस तरह के जो ग्राफिकल बिहेवियर हैं जिसमें थोड़ी देर तक लीनियरिटी रहती है, फिर नॉन लीनियर बिहेवियर शुरू हो जाता है और फिर कांस्टेंट बिहेवियर हो जाता है, इस तरह के जो रिलेशंस है, इस तरह के जो ग्राफ्स हैं, उनके लिए मैथमेटिक्स में क्वांटिटी मौजूद है जिसको हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं, ठीक है। जो मैथ्स वाले लोग हैं, जो मैथ्स पढ़ते हैं, उनको तो पता होगा, लेकिन मेडिकल वालों के लिए ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के जो ग्राफ्स बने होते हैं
कुछ इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी चल रहे होते हैं, लेकिन बिहेवियर इसी तरह होता है, थोड़ी देर तक लीनियर, फिर थोड़ा सा कर्व हो जाता है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह के जो ग्राफ हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिक्स में एक क्वांटिटी मौजूद है जिसको हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं, और इसको हम ई के सिंबल से शो करते हैं। आपने नेचुरल लॉग पढ़ा होगा, नेचुरल लॉग का इनवर्स समझ लें, हमारे पास एक्सपोनेंशियल होता है। ठीक है, अब ये एक्सपोनेंशियल मैं आपको जरा कैलकुलेटर पे शो करवा दूं एक दफा, फिर उसके बाद वीडियो की तरफ दोबारा आएंगे। ये किस तरह का होता है, क्या होता है ये देखें जी, ये मेरे पास ना एक कैलकुलेटर की पिक्चर है। ठीक है, अब ये कैलकुलेटर के ये सारे बटन आपके ऊपर, आपके पास जो कैलकुलेटर है उस पर मौजूद होंगे। इस पे ये देखें LN लिखा हुआ है। LN जो है वो नेचुरल लॉग को रिप्रेजेंट करता है। अब इस LN का जो बटन है, नेचुरल लॉग का जो बटन है, इसके ऊपर देखें आपको एक E लिखा नजर आ रहा होगा और उसकी पावर लिखी नजर आ रही होगी X। ठीक है, ये E जो है ये है एक्सपोनेंशियल। इसके ऊपर अब कोई भी पावर हो सकती है, पॉजिटिव पावर भी हो सकती है और नेगेटिव पावर भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो है ये एक्सपोनेंशियल, ये बेसिकली हमारे इस ग्राफिकल बिहेवियर को शो करेगा। ठीक है, दूसरा एक और चीज जो आपकी बुक में मेंशन नहीं है, ना ही वीडियो में मेंशन है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए जो रिलेशन है वो ये है। ये देखिए एक सर्किट बना हुआ है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए, ये बैटरी लगी हुई है, ये रेजिस्टेंस है, ये स्विच बना हुआ है और ये एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर के वोल्टेज को VC कहा हुआ है और बैटरी के वोल्टेज को V0 कहा हुआ है। तो बैटरी के वोल्टेज और कैपेसिटर के वोल्टेज का जो रिलेशन है वो आपको ये दिया हुआ है, ये देख रहे हैं आप, VC इक्वल्स टू V0 into 1 minus exponential raised to the power minus t over RC। ठीक है, तो ये जो है ये एक्सप्रेशन जो है वो आपको इस कर्व की एक्सप्लेनेशन देगा। ठीक है, अब मैंने कहा था कि इस तरह के कर्व जो हैं उसमें एक्सपोनेंशियल आता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये देख रहे हैं आप फॉर्मूला के अंदर एक्सपोनेंशियल है। अच्छा, अब मजीद डेफिनेशन के लिए या पहले हम वीडियो प्ले करते हैं, उसके बाद मैं आपको इसकी मजीद डेफिनेशन सॉरी मजीद एक्सप्लेनेशन दूंगी। ठीक है, पहले वीडियो की तरफ चलते हैं। की लाइन जो है चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर के टाइम और वैल्यू ऑफ क्वांटिटी ऑफ चार्ज स्टोर ऑन द कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कर रही है फॉर लार्ज आरसी वैल्यू। और अगर आर और सी की वैल्यू का जो आंसर है वो स्मॉल होगा तो कैपेसिटर रिलेटिवली शॉर्टर टाइम में क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। और इसी तरह अगर डिस्चार्जिंग प्रोसेस को शो किया जाए तो डिस्चार्जिंग के लिए मुझे इस टर्मिनल को इसके साथ अटैच करना पड़ेगा। आर और सी जो है कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स रेजिस्टेंस के थ्रू आपस में कनेक्ट हो जाएंगी और पॉजिटिव प्लेट की वजह से चार्ज फ्लो करेगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जैसे चार्जिंग प्रोसेस में कहा था, फॉर लार्ज आरसी वैल्यू कैपेसिटर विल गेट लॉन्गर टाइम टू चार्ज एंड फॉर स्मॉलर आरसी वैल्यू इट विल टेक स्मॉलर टाइम टू कंप्लीटली चार्ज। बिल्कुल उसी तरह जब डिस्चार्जिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा तो अगर आरसी की वैल्यू लार्ज होगी तो कैपेसिटर विल टेक लार्ज टाइम टू डिस्चार्ज। और अगर आरसी की वैल्यू जो है उनकी वैल्यूज की प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है अगर वो स्मॉल होगा, उसी तरह कैपेसिटर डिस्चार्ज भी स्मॉलर टाइम के अंदर होगा। आरसी की वैल्यू। अच्छा जी, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है और MCQs में भी आ सकती है। क्या बात हुई है यहाँ पर कि अगर तो जिस सर्किट के थ्रू कैपेसिटर चार्ज हो रहा है उसमें लगी हुई रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट जो है वो लार्ज है, तो इसके लार्ज होने का मतलब ये होगा कि कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है। और अगर इस प्रोडक्ट की वैल्यू स्मॉल होगी तो इसके स्मॉल होने का मतलब क्या होगा कि कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए थोड़ा टाइम रिक्वायर्ड है। अगर आप देखें ये ब्लू लाइन अगर आपको नजर आ रही है ये चार्जिंग वाले ग्राफ में, तो ये देखें ये कितना टाइम इसको रिक्वायर्ड है, ये ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस रेड ग्राफ। ये रेड ग्राफ वाला जो है वो जल्दी चार्ज हो गया है और उसके जल्दी चार्ज होने की वजह ये है कि ये स्मॉल आरसी वैल्यू है इसकी, ब्लू वाले की लार्ज आरसी है और रेड वाले की स्मॉल आरसी है। इस वजह से ब्लू जो है ब्लू लाइन जो है वो आपको ज़्यादा चार्जिंग टाइम दे रही है और रेड लाइन जो है वो आपको कम चार्जिंग टाइम दे रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी नोट कर लें
कि अगर किसी सर्किट के अंदर मौजूद रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट लार्ज है तो कैपेसिटर ज़्यादा टाइम लेगा चार्ज होने में, यानी कि देर से चार्ज होगा। अगर इनकी वैल्यू स्मॉल है तो कैपेसिटर थोड़े टाइम में चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब ये आर सी टाइम आपको क्यों बता रहा है, कैसे बता रहा है, इसको भी हम थोड़ी देर तक चल कर डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप ये बात ध्यान में रखिए। अब हम आ जाते हैं डिस्चार्जिंग की तरफ। डिस्चार्जिंग में जब हम ये वाला सर्किट कनेक्ट करेंगे, ये जो दूसरा स्विच था, तो आप देख रहे हैं सर्किट के अंदर एक कैपेसिटर है, एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, एक बल्ब हो सकता है या कोई भी सर्किट जिसके लिए आप जिसमें करंट फ्लो करवाना चाह रहे हैं, इस रेजिस्टेंस की जगह वो हो सकता है। ठीक है, तो जब आप ये सर्किट कनेक्ट करेंगे तो अब क्या होगा कि अब कैपेसिटर के ऊपर जो डिपॉजिटेड चार्ज है वो रेजिस्टेंस में से फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, रेजिस्टेंस में से इन द फॉर्म ऑफ करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, और इसमें कंज्यूम हो जाएगा। तो अब ये जो डिस्चार्जिंग प्रोसेस है ये भी आहिस्ता आहिस्ता होगा, ग्रेजुअली होगा। सारा चार्ज एकदम से नहीं कंज्यूम होगा बल्कि आहिस्ता आहिस्ता होगा। तो जब हम इसका ग्राफिकल बिहेवियर देखते हैं तो वो भी इसी फॉर्म में होता है जिस फॉर्म में हमने चार्जिंग का देखा था। लेकिन अब क्या है कि पहले जब हम डिस्चार्जिंग की बात कर रहे हैं तो कैपेसिटर फुली चार्ज है इनिशियली, यानी कि क्यू जो है चार्ज जो है वो मैक्सिमम है। ये देखिए आपको ये ब्लू लाइन पे नजर आ रहा होगा, मैक्सिमम है। फिर क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता ये कंज्यूम होना शुरू होता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ये कंज्यूम होता जाता है और होते 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 एक लेवल पर इसकी अमाउंट जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, कभी भी कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज नहीं होगा। कैपेसिटर को फुली डिस्चार्ज होने के लिए इन्फिनिट टाइम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो तकरीबन हम इसको कांस्टेंट समझ सकते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, ऑलमोस्ट, बट कम्प्लीटली जीरो नहीं होता। कम्प्लीटली जीरो होने के लिए इन्फिनिट टाइम रिक्वायर्ड होता है। राइट, तो अब ये जो बिहेवियर शो किया है इस तरह का कर्व भी एक्सपोनेंशियल से ही शो होता है। एनी हाउ, अब यहाँ पे मैं दोबारा से आरसी की बात करती हूँ। तो अगर सर्किट का आर सी जो है वो लार्ज है, लार्ज वैल्यू है उसकी, तो इसका क्या मतलब है कि डिस्चार्जिंग के लिए ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है, देर से डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर। ठीक है, और अगर स्मॉल वैल्यू है आरसी की तो कैपेसिटर जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम रिक्वायर्ड होगा उसको डिस्चार्ज होने में। एक्चुअली है क्या? आर और सी की वैल्यूज को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास जो यूनिट्स बनते हैं वो टाइम के बनते हैं। आर के यूनिट क्या है? ओहम। और सी के यूनिट क्या है? फैरड। अगर इनके हम डिटेल से सॉल्व करें तो हमारे पास जो यूनिट आते हैं वो टाइम के यूनिट आते हैं। जी, तो मैंने कहा था कि अभी हम देखते हैं कि ये टाइम का क्या रिलेशन है आर और सी के साथ। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जब आर और सी के यूनिट्स हम सॉल्व करेंगे तो वो टाइम के यूनिट आएंगे। तो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है रेजिस्टेंस का और कैपेसिटेंस का, ये हमें टाइम बता रहा है। ठीक है, यहाँ से हम आर और सी की वैल्यू का जो रिजल्ट होता है उसे हम कहते हैं वन टाइम कांस्टेंट, और उसे डिफाइन करते हैं द टाइम रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर टू डिपॉजिट 0.63 टाइम्स और 63% ऑफ द इक्विलिब्रियम चार्ज। कैपेसिटर जो है वन टाइम कांस्टेंट के अंदर 63% चार्ज होता है। वन हाँ जी, तो ये जो प्रोडक्ट है आर सी, इसको हम क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट या वन टाइम कांस्टेंट कहते हैं। ये टाइम वो कांस्टेंट टाइम क्या है, है? हमारे पास आर की वैल्यू ये कांस्टेंट क्या है, ये बेसिकली आपको बताता है वो टाइम जिसमें कैपेसिटर जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू का 63% चार्ज डिपॉजिट हो जाता है। मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि अब फॉर एग्जांपल एक आपके पास कैपेसिटर है, उसके ऊपर अज्यूम कर लें कि 100 कूलम चार्ज डिपॉजिट हो सकता है। ठीक है, 100 कूलम चार्ज डिपॉजिट हो सकता है उसके ऊपर, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको। तो वो टाइम जिसमें 63 कूलम चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा, उस टाइम को हम टाइम कांस्टेंट या वन टाइम कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, बात फॉलो किया मेरी। 63% ऑफ इक्विलिब्रियम चार्ज डिपॉजिट करवाने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होगा उसको हम टाइम कांस्टेंट कहेंगे, और उसकी वैल्यू हमें किससे मिलती है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू के प्रोडक्ट से। ओहम में हो और सी की वैल्यू कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर की वैल्यू फैरड में हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट मिलेगा उसे हम कहते हैं वन टाइम कांस्टेंट।
अगर मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँ कि वन टाइम कांस्टेंट क्या है, तो स्मॉलर आरसी के लिए आर और सी की वैल्यू का रिजल्ट जो है वो स्मॉल होगा। तो कैपेसिटर जो है 0.63 टाइम्स ऑफ इट्स इक्विलिब्रियम चार्ज जो है, ये डॉटेड लाइन जो है इक्विलिब्रियम चार्ज को शो कर रही है। तो 0.63 टाइम्स जो है 1 आर सी की वैल्यू के अंदर क्या होगा, चार्ज होगा। और ऐसा कैपेसिटर जिसके आर और सी की वैल्यू लार्ज है, तो उसे इक्विलिब्रियम चार्ज गेट करने में जो टाइम लगेगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर होगा देन दी स्मॉलर वन। और अगर डिस्चार्जिंग के अंदर देखें तो कैपेसिटर जो है 1 आरसी की वैल्यू के अंदर, या कह लें वन टाइम कांस्टेंट के अंदर, अपने इक्विलिब्रियम चार्ज का 37% जो है वो डिस्चार्ज होता है। यहां से रिजल्ट ये निकला कि कैपेसिटर जो है वन टाइम कांस्टेंट के अंदर 63% चार्ज जो है वो गेट करता है, और 37% जो है, या हम कह सकते हैं इसे 0.37 टाइम्स ऑफ द इक्विलिब्रियम चार्ज जो है। अच्छा जी, चार्जिंग का तो हमने बता दिया टाइम कांस्टेंट 63% चार्ज जो है डिपॉजिट करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। लेकिन डिस्चार्जिंग के केस में क्या होता है, डिस्चार्जिंग के केस में 0.37 या 37% चार्ज जो है वो इंक्लूड होता है। ठीक है, वो सॉरी डिस्चार्ज होता है इक्विलिब्रियम चार्ज वो का। क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। थैंक यू। अच्छा, तो ये तो था टाइम कांस्टेंट। अच्छा, एक छोटी सी बात यहाँ मैं आपको, ये एक एक्स्ट्रा बात है, ये किताब में शायद ना लिखी हो, आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि क्यों 63% क्यों हमने किया है। देखें, टाइम कांस्टेंट हम कह रहे हैं क्या है, प्रोडक्ट ऑफ आर एंड सी। ठीक है, जब अगर आप ये फॉर्मूला देखें, इस फॉर्मूले के अंदर टी है, ठीक है, और आर सी है। अभी आपने पढ़ा कि ये टी जो है ना, ये टाइम कांस्टेंट है। अभी आपने पढ़ा कि टाइम कांस्टेंट इक्वल्स टू आर सी। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो ये कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा आपके पास, कैंसिल आउट होकर आपके पास 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ई रेस टू द पावर -1। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, मैं कैलकुलेटर खोलती हूँ। मैं इसको आपको भी कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। क्या था, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर -1। ठीक है, यही था ना, जब टाइम कांस्टेंट, सॉरी टाइम जो है वो टाइम कांस्टेंट के बराबर हो गया, और टाइम कांस्टेंट हमें पता है आर सी है, तो दोनों कैंसिल आउट होकर हमें पास 1 आ गया। तो इस एक्सप्रेशन को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो देखें क्या आता है, 0.63। ठीक है, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि क्यों हमने टाइम कांस्टेंट को 63% कहा है। ठीक है, 63% चार्ज डिपॉजिट करवाने का टाइम कहा है। उसकी वजह ये है कि टाइम कांस्टेंट और आरसी जब बराबर होते हैं ना, तो हमारे पास वैल्यू जो है वो 0.63 आती है या 63% आती है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा बात थी, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका इंटरेस्ट हो थोड़ा सा। तो ये जो है ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थी। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अब हम आते हैं एनर्जी की तरफ। जी, अब हम अपने सेकंड टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। वीडियो प्ले करते हैं और साथ साथ फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती जाऊंगी। और एक चीज़ छोटी सी मैंने आपको और दिखानी है, ये जो अभी हमने कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ आर एंड सी इज टाइम कांस्टेंट, तो ये भी हम देखते हैं कि किस तरह से टाइम कांस्टेंट के बराबर आते हैं। पहले हम एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। हम प्रीवियसली चंद टॉपिक से कैपेसिटर के बारे में पढ़े थे कि कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर इज ए charge storing device. It consists of two parallel plates which are connected with a battery. The plate which is connected with the positive terminal of the battery will become positively charged, and the plate which is connected with negative terminal of the battery will become नेगेटिवली चार्ज। जब हम कैपेसिटर के साथ बैटरी अटैच करेंगे तो इनिशियली कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स विल बी इक्वल टू 0। लेकिन जैसे जैसे प्लेट के ऊपर चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा तो वो फर्दर इनकमिंग चार्जेस को जो बैटरी से आ रहे हैं उनको अपोज करेगा, क्योंकि प्लेट के ऊपर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और जो
बैटरी से चार्जेस फ्लो करके आ रहे हैं वो भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो प्रीवियसली डिपॉजिट चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर विल अपोज द नेक्स्ट कमिंग चार्जेस। और जी, तो यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस की गई है कि जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर के साथ तो चार्ज आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। अब जब कुछ चार्ज डिपॉजिट हो जाता है तो मज़ीद आने वाले चार्जेस जो हैं उनके बीच में और कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज डिपॉजिट हो चुका है उनके बीच में रिपल्शन होती है। ठीक है, हम तो बड़े आसानी से पढ़ लेते हैं कि चार्ज डिपॉजिट हो रहा है, लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं होता। ठीक है, एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हुआ हुआ चार्ज और फर्दर चार्ज जो बैटरी से आ रहे हैं वो दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं, जिसकी वजह से एक रिपल्शन जो है वो क्रिएट होती है। अब इस रिपल्शन को ओवरकम करना पड़ता है मजीद चार्ज डिपॉजिट करवाने के लिए। ठीक है, जैसे जैसे कैपेसिटर के ऊपर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी तो फर्दर चार्जेस को कैपेसिटर की प्लेट पे डिपॉजिट करना मुश्किल होता जाएगा। हमें फर्दर चार्जेस को डिपॉजिट करने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, जो प्रीवियस वर्क डन से क्या होगा, ज्यादा होगा। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द। जी। तो क्या हुआ, जब ये रिपल्शन आने लगी तो ऑब्वियसली अब इस रिपल्शन को ओवरकम करना है, और ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो बैटरी से मजीद चार्जेस आ रहे हैं उनके ऊपर ज़्यादा वर्क डन करना शुरू कर देंगे हम। ठीक है, अब जब आप लोगों को पता है कि जब हम वर्क डन करते हैं तो वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। ठीक है, तो ये वर्क डन जो है ये बेसिकली स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये तो ये हम कह सकते हैं कि ये एनर्जी जो है वो कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाती है। कैपेसिटर और इसी स्टोर्ड एनर्जी की वैल्यू को हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। हमने पढ़ा है इनिशियली कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा तो इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल बी इक्वल टू जीरो एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स विल बी आल्सो इक्वल टू। जी, तो अभी शुरू में मैंने बात की थी कि इनिशियली क्या होगा, प्लेट्स का पोटेंशियल भी ज़ीरो होगा और चार्ज भी ज़ीरो होगा। जीरो। लेकिन जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो हमें पता है कैपेसिटर जब फुली चार्ज होता है तो उसकी प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम होता है जो कि सोर्स का होता है। तो फिर मैं क्या कह सकता हूं कि V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो जो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकाल लें थ्रू आउट द चार्जिंग प्रोसेस तो हमारे पास आ जाएगा 0 + V/2 इज इक्वल टू V/2। जी, तो फाइनली हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाता है। तो उसकी वैल्यू सपोज V है, तो अगर हम एवरेज वोल्टेज निकालना चाहें तो इनिशियल वैल्यू ज़ीरो है, ठीक है, और फाइनल वैल्यू V है। इसका एवरेज क्या आ जाएगा, ऐड करके 2 पर डिवाइड कर देंगे V/2, ये एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है। We know that potential energy is equal to del U is equal to Q डेल्टा V। यहाँ पे हम del V की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमने ये कैलकुलेट की है, तो हमारे पास रिलेशन आ जाता है del U is equal to Q V/2 जिसे हम। हाँ जी, तो ये रिलेशन आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, डेल्टा यू यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्यू इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो अब ये जो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी जगह हमने V/2 लगा दिया। इस तरह भी लिख सकते हैं। Therefore potential energy या जिसे हम सिंपली कह देते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज इक्वल टू 1/2 Q into V। हमें जी, तो ये एनर्जी है, ये वो पोटेंशियल एनर्जी है जो कैपेसिटर के अंदर स्टोर होती है। ठीक है, अच्छा ये तो एक जनरल सा रिलेशन था। अब हमारा पर्पस जो है वो हमने देखना है कि ये पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है तो हम ये चाहते हैं कि इस एनर्जी को उस फॉर्म में लिखें। तो उसके लिए हम देखते हैं आगे। पता है कि Q किसके इक्वल होता है, Q जो है इज इक्वल टू CV। कैपेसिटर का रिलेशन पड़ा था, क्वांटिटी ऑफ चार्ज स्टोर ऑन द कैपेसिटर इज इक्वल टू C इंटू V। तो फिर ये Q की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी हाफ CV²। This is the amount of energy stored in the capacitor in terms of quantity of charge on the plate and the potential difference between the plate. And this is the amount of energy stored in the capacitor in terms of
कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। हमने एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट की दो डिफरेंट टर्म्स के अंदर, क्यू वी की टर्म में और सी वी की टर्म में। इसी तरह हम एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स। हमने कहा था कि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, एनर्जी कंटेन करती है। अब हम एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में विच इज प्रेजेंट बिटवीन दी प्लेट्स। उसके लिए हमें क्या करना है, इस रिलेशन के अंदर C और V की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। नेक्स्ट करके देख लेते हैं कैसे रिलेशन निकलता है। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एज वी नो दैट V इज इक्वल टू E इंटू डी। ये रिलेशन था E इज इक्वल टू V बाई डी, पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिलेशन था, जिसमें से मैंने V की वैल्यू लिख ली है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E इंटू डी। और हमें पता है कैपेसिटर किसके ऊपर डिपेंड करता है, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डिवाइडेड बाय D, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर का रिलेशन। अब ये दोनों वैल्यूज V और C की वैल्यूज जो हैं हम उस प्रीवियस रिलेशन में पुट करते हैं, तो हमारे पास रिलेशन आ जाता है एनर्जी इज इक्वल टू हाफ A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डिवाइडेड बाय D। और वहां पे था V का स्क्वायर, तो हमारे पास V की वैल्यू क्या है, E इंटू डी, तो फिर E इंटू डी का स्क्वायर आ जाएगा। जी, तो हमारा जो लास्ट एक्सप्रेशन निकला था वो था एनर्जी इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर। तो अब इसको इन टर्म्स ऑफ फील्ड लिखना है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि C और V की वो वाली वैल्यूज इंक्लूड करवानी पड़ेंगी जिससे हमारा E जो है वो फॉर्मूला के अंदर अपेयर होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, V इक्वल्स टू ई डी और C इक्वल्स टू A इंटू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डिवाइडेड बाई D यूज़ किया है और उसको लास्ट फार्मूला में पुट किया है। हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया है। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आता है। अगर इस स्क्वायर को ओपन किया जाए और थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की जाए तो ये D जो है इस D के साथ क्या होगा, D स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। पहले हम स्क्वायर को खोलते हैं तो हमारे पास रिलेशन आ जाता है हाफ A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डिवाइडेड बाई D इंटू ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। तो ये D जो है इससे स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद बाकी बच जाएगा E एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ई स्क्वायर into A into D, where A into D is the volume between the plates. जी, तो ये हमारे पास एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गया है और इसमें आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का स्क्वायर अपेयर हो गया है। ठीक है, साथ हमारे पास एरिया ऑफ द प्लेट्स है एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है। अब अगर आपको याद हो तो एरिया इनटू लेंथ और विड्थ या कोई भी एक डायमेंशन आप ले लें जो यहाँ पे डिस्टेंस की फॉर्म में मौजूद है, तो ये हमारे पास क्या देता है, वॉल्यूम देता है। ठीक है, तो ये एनर्जी के अंदर जो है वॉल्यूम का एक फैक्टर अपेयर हो रहा है, where D is the separation between the plates and A is the area of the plate। तो फिर दोनों को एरिया और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रीजन है बिटवीन द प्लेट्स उसका वॉल्यूम निकल आएगा। यहां से हम एक और टर्म डिफाइन करते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या है, एनर्जी डिवाइडेड बाय volume, it is the energy contained by the electric field which is present between the plates in unit volume। जी। तो अगर आपसे मैं कहूँ कि जनरल डेफिनेशन क्या होती है डेंसिटी की, तो आप कहेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो बेसिकली डेंसिटी जो है वो पर यूनिट एरिया या पर यूनिट डायमेंशन में किसी चीज़ की क्वांटिटी बताती है। ठीक है, खाली डेंसिटी कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि कितना मास है यूनिट वॉल्यूम में। इसी तरह अगर मैं चार्ज डेंसिटी कहूँ तो आप कहेंगे कि कितना चार्ज है यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में या यूनिट एरिया में वो डिपेंड करता है कौन सी डेंसिटी है। इसी तरह में जब मैं एनर्जी डेंसिटी कहूँगी तो इसका मतलब होगा कि कितनी एनर्जी है यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी बेसिकली क्या है, एनर्जी कंटेन्ड बाय द कैपेसिटर इन द गिवन रीजन इन यूनिट वॉल्यूम। ये जो है हमारे पास एनर्जी डेंसिटी है। तो फिर हमारे पास आएगा टोटल एनर्जी की वैल्यू को टोटल वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एनर्जी डेंसिटी की। ये हमने पुट कर दी वैल्यूज वेयर ए इंटू डी इज दी वॉल्यूम। तो डिवीजन के बाद हमारे पास एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। थैंक यू।
जी। Now we will start. The topic is electric potential at a point due to. तो ये जो है ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बन गया है एनर्जी डेंसिटी का। ये वो एनर्जी है यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो कैपेसिटर स्टोर करेगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई स्क्वायर। तो अगर आप नोट करें तो ये एनर्जी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, मीडियम पर डिपेंड कर रही है और फील्ड पर डिपेंड कर रही है जो प्लेट्स के बीच में होगा। ठीक है, तो ये हमारा था दूसरा टॉपिक, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। लेक्चर हमारा यहीं तक है, लेकिन आखिरी बात जो हमारी रह गई थी, मैंने कहा था कि अभी हम थोड़ी देर तक डिस्कस करेंगे, वो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि आर और सी किस तरह से टाइम के बराबर आता है। तो इसके लिए मैं ज़रा बुक खोलती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। जी गर्ल्स, एग्जाम्पल 12.6 है, ये लास्ट एग्जाम्पल है इस चैप्टर की। इसमें जो है वो प्रूव हुआ है जो मैं आपको कह रही थी कि किस तरह से आर और सी का जो प्रोडक्ट है वो टाइम के बराबर आता है। जी, तो हम यूनिट निकालना शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं V इक्वल्स टू आई आर। आई की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, Q ओवर टी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से जरा आर को सेपरेट करें, क्या आ जाएगा, V इंटू टी डिवाइडेड बाई क्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास आर का एक्सप्रेशन आ गया है। अब हम जो है सी का एक्सप्रेशन निकालते हैं, Q इक्वल्स टू सी वी, तो C इक्वल्स टू क्यू ओवर वी। तो हमें क्या चाहिए, आर और सी का प्रोडक्ट चाहिए, दोनों का मल्टीपल चाहिए। तो आर की वैल्यू लगा दी जो अभी हमने ऊपर फाइंड की थी, और सी की वैल्यू लगा दी। अब देखें, वी वी से कैंसिल हो रहा है और क्यू क्यू से कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच गया है हमारे पास, टी। तो आर ओहम, सी फैरड और टाइम सेकंड। तो यहाँ से आपको नजर आ रहा है कि सेकंड जो है वो किसके बराबर आता है, ओहम फैरड के बराबर आता है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज इक्वल टू टाइम। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि टाइम कांस्टेंट क्या है या वन टाइम कांस्टेंट क्या है, तो आप कहेंगे कि अगर हम 1 ओहम के रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं 1 फैरड कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, तो उसका जो टाइम कांस्टेंट है वो 1 सेकेंड होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा लेक्चर है। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।